और इससे पहले कि मैं इस सेशन की शुरुआत करूं, फिनटेक्स की शुरुआत करूं, एक चीज जो अभी तक थोड़ी सी कम हुई है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार इस पैनल का स्वागत करें, क्योंकि वो है जो बताएंगे कि इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी से कैसे होगा। एक बार प्लीज हमारे सभी मेहमानों के लिए थैंक यू ऑल, आप सभी का यहां आने के लिए। और जैसा कि प्रियंका ने बताया है, एक ऐसा पैनल जिनसे बातचीत में यह निकल कर आएगा कि अगर हमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, हमें बीएफएसआई इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, तो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही हो सकती है। और जैसा कि पीछे लिखा हुआ है, कैन फिनटेक ड्राइव मच नीडेड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सिक्योरिटी। तो शुरुआत मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको पहले जैसा कि प्रियंका ने बताया, पंकज बंसल हैं हमारे साथ, सीबीओ बैंक बाजार के, सचिंद्र नाथ हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ उग्रो कैपिटल, मोहित गंग है सीईओ ऑफ मनी फ्रंट एंड वरुण चोपड़ा है सीईओ ऑफ एडुअन्स। मैं पंकज आपसे शुरू करूंगा। पंकज, फिनटेक को लेकर बहुत सारी बातें हैं, एक आम आदमी से लेकर B2B का जो एक मल्टी नेशनल कंपनी का सीईओ है, वो सब उसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उसके दायरे में आते हैं। लेकिन सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं, कंज्यूमर पे आएंगे। आप बीइंग अ इंडस्ट्री पर्सन, क्या इस इंडस्ट्री को रेगुलेटर से वो सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिसी मेकर से वो सपोर्ट मिल रहा है जिससे ये और फ्लरिश करे? क्या रेगुलेशंस को लेकर हम जितना समझते हैं, वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के जरिए, तकनीक के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए एक आम आदमी को, एक रिच को, पुअर को, मिडिल क्लास को जो फाइनेंशियल सर्विसेज दिलाती हैं, जो वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती हैं, क्या उसको सरकार से सेवाएं मिल पा रही हैं? क्या रेगुलेशन लेवल पर आप सेटिस्फाइड हैं सरकार से, रेगुलेटर से? सो आई थिंक ब्रॉडली अगर मैं एज अ कंज्यूमर देखूं तो इसमें आई वुड कवर इन 2 एस्पेक्ट्स। वन इज द कंज्यूमर साइड, वन इज द कंपनी साइड। कंज्यूमर साइड पे अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर इंडिया में फ्रेमवर्क पोस्ट कोविड देखेंगे, सो पब्लिक गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज डेवलप्ड लाइक बिग थिंग इन द कंट्री। इफ आई टॉक अबाउट लेंडिंग टुडे, you talk about CKYCs, EKYCs, VKYCs. I can onboard a consumer with a click of a button. जो कि चीज़ में मैं शायद 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बीइंग इन मास्टर कार्ड, बीइंग इन बैंक्स फॉर सो लॉन्ग, ये कभी भी पब्लिक गुड्स ऐसे वाइडली अवेलेबल थे नहीं। नाउ एक नया फ्रेमवर्क रेगुलेटर ने लिया है हमारे को, अकाउंट एग्रीगेटर्स, वेयर आई कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम अ कंज्यूमर थ्रू GSTs। वो सब चीज़ें जैसे बिल्ड हो रही है, जिस पेस पे बिल्ड हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबली आई थिंक वर्ल्ड क्लास बिल्ड हो रहा है। दैट्स वाई आप देख रहे हो फिनटेक आज वर्ल्ड में अपन नंबर 3 पे वी आर ऑलरेडी देयर, यू नो, आफ्टर चाइना, US वी आर ऑलरेडी देयर। एज एन इंडस्ट्री फ्रॉम 50 बिलियन वी आर ऑलरेडी लुकिंग एट $150 बिलियन काइंड ऑफ अ नंबर विद इन 5 years, एंड मे बी 10 years डाउन द लाइन लाइक 1 trillion. सो दिस इज द काइंड ऑफ इंफ्रा, ये बिना इकोसिस्टम बिल्ड हुए नोबडी कैन बिल्ड इन। चाहे आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, बट ये आपको बिल्ड करने के लिए एक पब्लिक गुड अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पब्लिक गुड्स देखेंगे ना, इंडिया में रेगुलेटर्स को फ्री ऑफ चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई चीज़ सर्विस बिल्ड करनी है, इट्स अ फ्री ऑफ चार्ज, इट्स अ वेरी गुड इकोनॉमिक वैल्यू व्हेन वी बिल्ड इन लार्ज कंज्यूमर B2C बिजनेसेस। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट ग्लोबली, दिस इज हाउ इट इज़ मूविंग, एंड नाउ टेक्नोलॉजी, क्रेडिट ब्यूरो and your regulator put together is a very potent combination for financial institutions. Is it happening? It is happening rapidly. Achha. If you look at our adoption rate on fintech, it's about 87%, globally it's 64%. So आज की डेट में इंडियन कंज्यूमर जो tier 5, tier 6 में भी बैठा है, is able to adopt. So that's the some, and it amazes us also that the kind of adoption we have seen in the last 3 to 4 years post COVID. So I think it has leapfrogged from where we were 15 years back within 3 to 4 years. Okay. That's the way it is structured. So I am very confident on the way it is happening. Coming to regulator, I think they are doing their job in terms of protecting the consumer with private. So consent, in terms of privacy, they are doing their own job. There are a lot of, and they don't want to see fintech as disruptors anymore. They want to see fintechs as collaborators with the bank to enhance the capability rather than disrupt the entire market. That's the way I would say. Okay, so you are talking about 3 years, 4 years down the lane. और ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट भी है, एंड आई कोट सम डेटा हियर, जो कहती है कि अभी फिनटेक का जो डिजिटल पेमेंट है, मोहित हम बात कर रहे थे, इट इज अबाउट $3 ट्रिलियन, और ये 3 साल बाद, 3 years डाउन द लेन, 3 गुना से ज्यादा बढ़कर $10 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। तो सचिंद्र, मेरा जो सवाल होगा आपसे होगा
ही वॉज टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग में कुछ है सचिंद्र, लैंडिंग में अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलेशंस साइड से बता रहे हैं कि अभी कुछ इस पे और आगे हम देखेंगे, बट डू यू थिंक कैन इंडिया सस्टेन विदाउट डिजिटल लैंडिंग? लैंडिंग तो हो रही, बैंक खूब क्रेडिट ग्रोथ है उनकी, बैंक काफी अच्छा पैसा दे रहे हैं, लेकिन डिजिटल लैंडिंग क्या आपको लगता है कि इंडिया इसके बिना सस्टेन कर सकता है? बिकॉज इट्स अ बिगेस्ट डिलेमा फॉर फिनटेक नाउअडेज, कैन फिनटेक सर्वाइव विदाउट डिजिटल लैंडिंग? और रेगुलेटर्स में डिजिटल लैंडिंग को लेकर, मतलब फोन पर लैंडिंग या डिजिटल लैंडिंग को लेकर क्या दुविधा है, आपको क्या लगती है? और कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है डिजिटल लैंडिंग को लेकर। ये आप पेमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, आप इंश्योरेंस ले सकते हैं ऐप पर, लैंडिंग में कुछ इश्यूज हैं। एक तो सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट की गई है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल लैंडिंग, और एक हमारे ये मन में एक ऐसा हमको लगता है कि एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कन्वेंशनल लेंडर है, और एक फिनटेक जो है वो जो यूनिकॉर्न हो गया है वो डिजिटल लेंडर है। एक्चुअली दोनों ही डिजिटल हैं। अब लेंडिंग यूनिवर्स में, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में सब कुछ ही ग्रेजुअली डिजिटली हो रहा है, राइट? योनो का प्लेटफॉर्म एसबीआई का उतना ही डिजिटल है जितना कोई भी और कंपेरेबल प्लेटफॉर्म है। ये एक अलग बात है कि वो मैं अगर 50 साल का हूँ, अपने बाल कलर करता हूँ, मेरा तौर तरीका अलग है, तो वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और बॉस्टन में बैठा आदमी मेरे को वो पैसा नहीं देगा जो कि एक नए यंग आदमी को दे देगा, राइट? तो लेकिन जब ये ऐसा होने लग जाता है ना, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल नीचे चले जाते हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ जाती है, और जब ओवर हीटेड पैसा आने लग जाता है ना, तो पैसा तो सारी दुनिया का हर तरह का कर्ज है। ओवर लिक्विडिटी, ओवर मनी क्रिएट्स मनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो रेगुलेटर है ना, हर रेगुलेटर, चाहे वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे कुछ हो, उसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट एंड ब्रिंग इनोवेशन, बट साइमल्टेनियसली स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट एज वेल, राइट? सो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे पिछले एक हफ्ते से खूब चल रहा है कि हम आरबीआई से कुछ लोग को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नहीं भेजते, उनको ये समझाने के लिए एलएम कैसे मैनेज होता है, राइट? तो अब आप वैसे तो जब हम आरबीआई हमारे यहाँ इंस्पेक्शन पे आता है, हमको बहुत दुख होता है कि यार क्या सवाल पूछते हैं, हम कहाँ कुछ नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हम जीएसटी का डेटा लेंगे, हम इसका डेटा लेंगे, हम विद इन मिनट्स ये कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन उसके साथ किसी को 50% इंटरेस्ट पे लोन दे के उसको पता भी नहीं लगे कि क्या हो रहा है, और उसमें से 40% 30% पैसा जो है उसके बाद कॉल करें, तो आई थिंक सो देखिए ये दुविधा इसलिए है क्योंकि बैलेंस जब तक नहीं होता है किसी भी चीज़ में जी, तब तक ये प्रॉब्लम आती है। मैं आपको एक छोटा सा बड़ा एग्जांपल देता हूँ, ये दुविधा इसलिए है। एक बार मैंने ओला यहाँ बॉम्बे में ले ली, मैं रहता दिल्ली में हूँ तो आता रहता हूँ तो ओला लेता हूँ, और मेरे से वो पेमेंट ड्यू हो गया, मतलब भूल गया मैं, क्योंकि उन्होंने कुछ लिमिट दे रखी थी मेरे को। उसके करीब 2, 2.5, 3 महीने बाद मेरे को एक फ़ोन आया, राइट, एंड somebody like me who's evolved in financial services industry saying सर आपका 4,500 रुपये का लोन ड्यू है और आपका सिबिल में रिपोर्ट हो जाएगा, आप 1 घंटे में बताइए पैसे कब दे रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं क्यों लोन लूंगा किसी से, वो भी 4,500, राइट? मैं तो 7,000 करोड़ की एनबीएफसी रन करता हूँ, मुझे क्या जरूरत है 4,500 रुपये का लोन लेने की। बहुत खोजबीन, बहुत कॉल सेंटर वाले से झकझक करके मुझे समझ में आया कि वो ओला की ऐप पे वो जो लिमिट है, उस लिमिट के पीछे कोई सो कॉल्ड एनबीएफसी है जिसमें मैंने पता नहीं कौन सा बटन दबाया, उसकी वजह से मैं बोरोवर हो गया। अब वो बोरोवर हो गया तो अब उसके बाद वो उसकी वही का पैसा मांग रहे हैं मेरे से। तो ये है दुविधा, जब कस्टमर को बिना पता हुए आपने एक 30% 40% का कुछ चिप दिया और उसके बाद उसको हैरेस किया, तो ऑब्वियसली रेगुलेटर का ये काम है कि ये नहीं हो। और रेगुलेटर का शायद ये भी काम है कि जो फेयर प्लेयर्स है उनको अलग करे और जो नॉन फेयर प्लेयर्स हैं उनको कुछ अलग करे, ताकि कंज्यूमर को कम से कम इसका नुकसान ना उठाना पड़े। वरुण, क्योंकि आप एनबीएफसी से भी हैं, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे ताकि मैं नेक्स्ट सवाल पे आए? नहीं, देखिए एनबीएफसीज भी फिनटेक हो सकती हैं, बिल्कुल, राइट? और मैं थोड़ा सा सहमत हूँ इनकी बात से कि टेक्नोलॉजी आजकल हर कंपनी, हर बैंक, हर एनबीएफसी बना रहा है। थोड़ा डिफरेंस ये है कि फिनटेक का मार्केट का फिनटेक से एक्सपेक्टेशन थोड़ा दूसरा है। फॉर एग्जांपल एसबीआई के पास भी टेक्नोलॉजी है, बट क्या एसबीआई की वो टेक्नोलॉजी उस यूजर के पर्सपेक्टिव से बनी है कि कोई भी आके गलत बटन ना दबाए? ये वो क्या आज सोच रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में शायद नहीं होगा, या होगा मुझे नहीं पता। बट फिनटेक क्या करता है, they look at any financial problem from a perspective of how we can make it easier for users to access that platform. Now at the back end could be an NBFC like Eduance or anybody else,
बट व्हाट दे बिल्ड इज अ फ्रंट एंड, आज जैसे आप नियो बैंक की टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, राइट? ये टेक्नोलॉजी यूजर को हर लैंग्वेज में मिले, उसका इंटरफेस, उसका वो यूएक्स यूआई जर्नी इतना सिंपल हो कि कोई भी बंदा टीयर 3 से टीयर 4 तक लेकर उस प्रोडक्ट को यूज कर सके जी। और थोड़ी इनोवेशन लाना। जैसे अगर आप एसबीआई को या किसी बड़े बैंक में जाके आप किसी प्राइवेट कोर्स के लिए आज लोन के लेने की कोशिश करेंगे, वो आपको सिर्फ पर्सनल लोन देते हैं, एजुकेशन लोन नहीं देंगे। तो यहाँ पे फिनटेक्स या यंग एनबीएफसीज आके बोलती हैं कि मैं इस मार्केट में उतरूंगी। सो प्रोडक्ट इनोवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो यंग है और आजकल वैल्यूएशन ड्रिवन काफी कंपनीज हैं, तो उसमें कई बार आप गलत मेट्रिक चेस करते हो, जैसे ग्रोथ या एयूएम, ठीक है। और उस चक्कर में रेगुलेटर्स का वहां पे आना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो सिस्टम में कोई ऐसा कोई इशू ना हो जाए कि कोई कोलैप्स की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। बिल्कुल सही बात है। चलिए थोड़ा इससे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फिनटेक में केवल लैंडिंग नहीं है, फिनटेक का रेवेन्यू मॉडल भी एक बड़ा चैलेंज है। मेरा पेट भरा होगा तो मैं सामने वाले को खाना खिलाऊंगा, मेरा पेट ही नहीं भरा होगा तो मैं सामने वाले को क्या ऑफर करूंगा। मोहित, फिनटेक का रेवेन्यू मॉडल एक बहस का मुद्दा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीआई ले लीजिए, आप 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए चला जाता है, इसमें बैंक को क्या मिला, फिनटेक को क्या मिला, और नहीं मिला तो उनकी कमाई क्या है, उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको वो कहां से मैचअप करेंगे। तो ये क्या आप लोगों ने सोचा है फिनटेक क्या कमाई करेगा, कैसे करता है, और आने वाले समय में जब कॉम्पिटिटर्स बढ़ेंगे, जब चैलेंजेस बढ़ेंगे और कंज्यूमर को आपको उसी कॉस्ट पे वही सर्विस देनी है, मे बी उससे अच्छी सर्विस देनी है, तो फिनटेक कंपनी आगे कैसे सर्वाइव करेंगी, ये चैलेंज कितना बड़ा दिखता है? जी गौरव, तो देखिए मैं 2 कदम पहले पीछे लेता हूँ और एक थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देना चाहूँगा। जो आज भारत में फिनटेक का सीन है वो 300 का आंकड़ा है। 300 क्या है इसमें? 100 करोड़ की आबादी जिसका बैंक अकाउंट खुला हुआ है, 100 करोड़ की आबादी जो कि मोबाइल फ़ोन यूसेज करता है, और 100 करोड़ की आबादी जिसके पास में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसके पास में आधार है। ये जो 100 की ट्रिनिटी है, ये इस देश की फिनटेक इकोसिस्टम को ड्राइव कर रही है, राइट? जब आप इतनी बड़ी वॉल्यूम पे बात करते हैं, इतने बड़े स्केल पे बात करते हैं, और एक बहुत अंग्रेजी में कहावत है कि व्हेन वॉल्यूम्स टेंड्स टू इन्फिनिटी द कॉस्ट टेंड्स टू जीरो, राइट? तो होता क्या है, जब आप इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी को आप एक व्यवस्था बनाकर दे रहे हैं, तो आपके जो स्केल के जो बेनिफिट्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उससे जो ओवरऑल कॉस्ट होता है वो समय के साथ कम होता रहता है। जहाँ तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये एक काफ़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे सारे ही फिनटेक्स अक्सर जूझते रहते हैं। जितने फिनटेक अभी तक हमने देखे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो बड़े हुए हैं या जो आगे जाके लिस्ट हो गए, वो बहुत ही अच्छी तरह से फंडेड थे। कुछ 33 बिलियन डॉलर की फंडिंग भारतीय फिनटेक स्पेस को मिली है अब तक, राइट? और जिनको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, क्या वो अपनी व्यवस्था को उसी तरह से चला पा रहे हैं, क्या वो अपने इकोसिस्टम को या टेक्नोलॉजी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पा रहे हैं, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर सरकार को चाहिए कि थोड़े से जो रूल्स हैं उसको रिलैक्स करे। जैसे यूपीआई का जो बेस है पूरा, वहाँ पर किसी के लिए कुछ पैसा नहीं बनता। मेरा अगला सवाल आपने छीन लिया मुझसे। मेरा अगला सवाल ही यही था कि आपको फिर क्या फिनटेक को प्रमोशन में, प्रोत्साहन में सरकार से क्या चाहिए? कोई टैक्स रियायत चाहिए सरकार से, कुछ अलग तरह की रियायत चाहिए जो फिनटेक्स को सरकार प्रमोट कर सके? शायद आप इसी पे बोलने वाले थे। जी मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली। तो देखिए, टैक्स बेनिफिट्स सरकार ने दिए हैं स्टार्टअप्स को, तो उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक फिनटेक्स भी कवर हो जाते हैं, और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी बनाए हैं स्टार्टअप इंडिया के तहत, डिजिटल इंडिया के तहत बहुत कुछ हुआ भी है, राइट? इनोवेशन में हमारी रैंकिंग्स भी ऊपर आई हैं। बट जो प्रॉफिटेबिलिटी का मुद्दा है, वहाँ पर रेगुलेशंस में थोड़ी छूट देनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये मुद्दा कहीं जाकर 2-3 चीज़ों पर अटकता है। अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूँ जो लेंड करते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूपीआई का पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर है सरकार द्वारा बनाया हुआ, वहाँ किसी के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पेटीएम जैसी कंपनीज हो या कोई भी पेमेंट कंपनीज हो, उनके लिए कुछ पैसा नहीं है वहाँ पर, राइट? तो वहाँ पर सरकार को चाहिए कि कुछ थोड़ा सा प्रोत्साहन के हिसाब से या कुछ वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन दे। जो वेल्थ की कंपनीज हैं, जितनी न्यू एज वेल्थ कंपनीज हैं, और क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो आरआईए एडवाइजरी मॉडल पे काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट प्लान्स दे रहे हैं, उनके लिए कोई रेवेन्यू व्यवस्था नहीं है। और भारत में अगर आप किसी ग्राहक के पास जाते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, या कस्टमर्स को बोलते हैं पे करने के लिए, तो वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है जिससे हम आज तक जूझ रहे हैं, जो अभी तक पूरी तरह से हो नहीं पाता है। ठीक है, राइट? और इसी तरह इंश्योरेंस और दूसरी जो व्यवस्था है, वहाँ पर आप देखिए कि मैन्युफैक्चरर
कुछ कमीशंस दे पाते हैं और जिससे इंश्योरटेक बिजनेस जो है वो काफी बढ़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सारे रेगुलेशंस को एक इस तरह से सुचारू रूप से बांधे कि जहां पर जो इतना इनोवेशन ला रहा है, जो फिनटेक कंपनीज आ रही हैं, उनके लिए इस पूरी व्यवस्था में कुछ अच्छा प्रोत्साहन हो और एक अच्छा मार्जिन छूट के आए ताकि वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी को आगे ले जा सकें। एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है भरोसे का। मैं आपके पास आऊंगा पंकज। आज भी बहुत सारे लोग पेमेंट ऐप से फोन से पेमेंट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? उनको लगता है कहीं उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी का यूज तो करते हैं अपने जीवन में, लेकिन इन तरह के इश्यूज में, फाइनेंसेस में कम यूज करते हैं। उनको लगता है कि वो जो पुराना अभी तक सिस्टम चला रहा है दैट इज अ सेफ सिस्टम। वो भरोसा क्या हम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं? वो भरोसा हम लोगों को ला नहीं पा रहे हैं उस सिस्टम पे, या कहीं कुछ लैक कर रहा है जो वो भरोसा बिल्ड करने में टाइम लगेगा? नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन का एक गैप तो अभी बात हम कर रहे थे, लेकिन वो पुरानी जनरेशन अभी भी ज्यादा भरोसा करती है ओल्ड सिस्टम पर, और जब तक आप सबको नहीं लाएंगे तो इंक्लूजन तो कहीं से होगा नहीं। सो आई थिंक गौरव, इसमें भरोसा अगर आप देखेंगे ना, तो आज की डेट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अक्रॉस द वैल्यू चेन हो रहे हैं। मतलब एज ग्रुप अगर आप देखेंगे, इवन फ्रॉम 40 to 60, 70, इवन इफ यू लुक एट फॉरगेट द इंडस्ट्री, आप अपने घर पे देखेंगे आज हमारे डैड मॉम्स दे स्टार्टेड पेइंग थ्रू गूगल पेज एंड फोन पेज ऑफ द अर्थ, राइट? सो अडॉप्शन हो रहा है। फ्रॉड रेट्स अगर आप देखेंगे इंडिया का इकोसिस्टम में ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू यूएस, यू गो टू कंट्रीज लाइक इट, वहाँ पे आज भी सिस्टम इतने अच्छे नहीं है जितने कि इंडिया में बनाए गए। ओटीपी बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी इंक्रिप्शन मॉड्यूल्स जो इंडिया में बिल्ड हुए हैं, दे आर फार बेटर देन ग्लोबल मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ द कार्ड रेट्स, फ्रॉड रेट्स। ओके, इफ यू लुक एट अ इंडस्ट्री लाइक कार्ड्स फॉर एग्जांपल, आवर फ्रॉड रेट्स आर द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ द वे द स्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड, द इकोसिस्टम डेवलप्ड। ई कॉमर्स पे ओटीपी ट्रांजैक्शंस आपको आते हैं। हम धीरे धीरे आई थिंक इवॉल्व हो रहे हैं विद द टेक्नोलॉजी। नाउ आइडेंटिटी थेफ्ट वी हैव सीन इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, सो आइडेंटिटी थेफ्ट्स की चीज़ें आ रही हैं। जबकि हमारा सिस्टम अगर आप देखेंगे, आधार स्टार्टेड कमिंग 2015, 2016, नाउ लॉट ऑफ सिस्टम्स आर कमिंग फ्रॉम सोर्स। आई कैन डू एन आधार वेरिफिकेशन विद माई CKYC। जैसे जैसे आप इकोसिस्टम अगले 5 से 7 साल में देखेंगे ना, ये फ्रॉड रेट्स अपने आप नीचे नीचे कम होते जाएंगे, अडॉप्शन अपने आप बढ़ता जाएगा। क्योंकि अ सिंगल मेजर इज द फ्रॉड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन। दैट्स अ वेरी सिंपल मैथमेटिक्स दैट यू हैव टू लुक एट इट, एंड अडॉप्शन इज क्लियरली डिफाइंड दैट वी आर डूइंग वेल ऑन अडॉप्शन। मोहित वांट्स टू ऐड समथिंग इन दिस। एक छोटा सा पॉइंट मैं इस पे बोलना चाहूँगा। आप जो अडॉप्शन की बात कर रहे हैं गौरव, आप एक छोटा सा डेटा देखिए। आज से 3 साल पहले इस देश में 330 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स थे, अभी वो 670 मिलियन हो गए हैं। हमने पिछले 3 साल में हर 1 मिनट में 200 स्मार्टफोन ऐड किए हैं इस कंट्री में, और पिछले 3 साल में 330 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स ऐड हुए हैं, जो कि यूएसए की पूरी पॉपुलेशन के बराबर है। तो जो अडॉप्शन है और जो उसका पेस है वो एक अलग ही रफ्तार से चल रहा है। हालांकि काफ़ी डिस्टेंस हमें कवर करना है, बट मुझे लगता है कि वो अडॉप्शन जिस स्पीड से चल रहा है वो एक अनबिलीवेबल पेस है। आप कुछ तो ऐड करना चाहते आप अगर देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 1-2 साल पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बनाया जी। पिछले 2 साल में 43 से उस इंडेक्स में इंडिया की रेटिंग 54, 55, 0 मतलब बिल्कुल एक्सक्लूजन और 100 मतलब 100% इंक्लूजन, राइट? अब जब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को भी आप ब्रेक करेंगे, आप समझेंगे इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, राइट? सो एक्सेस वाला पार्ट, ये इंटरनेट पेनिट्रेशन जो हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, फिनटेक्स, अब SBI हर जगह तो ब्रांच खोल नहीं सकता, तो टेक्नोलॉजी कंपनीज उन इंटरनेट के थ्रू हर जगह पहुंच रही हैं। एक्सेस वाला पार्ट हर जगह पहुंच रहा है। यूजेज वाला पार्ट धीरे धीरे आएगा। इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी काफी प्रोग्राम्स है, जहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन को अब पहली बार इंडिया में बाइफरकेट किया गया है। एजुकेशन मतलब आप किसी को ये बता सकते हैं प्रोडक्ट क्या है, लिटरेसी मतलब उस प्रोडक्ट को आप कैसे यूज करेंगे। सो आई थिंक हर जगह प्राइवेट एंड पब्लिक एंटिटी, पूरा इकोसिस्टम इस नई इंडस्ट्री को सही ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट 4 साल में 5 साल में बनता है कि नहीं, कोई नहीं कह सकता। नहीं, बट जिस इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसकी आप बात कर रहे हैं। फिनटेक वाकई, और फिनटेक का कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि वो घर घर जाके या हर जिले में जाके एक अपनी ब्रांच खोले। फिनटेक का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो मोबाइल टेक्नोलॉजी पर सब कुछ उपलब्ध कराए। लेकिन सचिन, माय क्वेश्चन इज टू यू नाउ, इंडिया में नवंबर में जिस स्मार्टफोन की बात हो रही है, जिस पर हम इंटरनेट चलाते हैं, उसकी ग्रोथ नवंबर में गिरी है आंकड़ों में, सरकार के आंकड़े कहते हैं। स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, कंपनियां डे बाय डे, अभी हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो डेटा की कीमतें बढ़ा रही हैं। ये अफोर्डेबिलिटी से ऊपर जाते हुए दिख रहा है एक बहुत बड़ी आबादी के लिए। स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं, डेटा महंगा हो रहा है।
ऐसे में फिनटेक की ग्रोथ के लिए क्या ये एक चुनौती नहीं होगा कि अगर कोई डेटा ही अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो फिनटेक को कैसे अफोर्ड करेगा? उसमें क्या करना होगा फिर? तो देखिए, ये तो नेचुरल प्रोग्रेशन है ना, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मोबाइल कंपनीज जो पहले वॉइस पे जिंदा थी फिर डेटा पे आ गई, ये चाहे मार्केट प्लेसेस हों या डेटा प्रोवाइडर हों, सबका ये है कि पहले मार्केट शेयर इकट्ठा करो, लोगों को बिल्कुल यूज्ड करो, फिर प्राइस बढ़ाओ। देखो, या तो आप डे वन से पैसा बनाने लग जाओ या सम पॉइंट पे पैसा बनाने लग जाओ। तो अब ये सब लोग आ गए कि अब सम पॉइंट पे पैसा बनाना है, भाई कितना ब्लीड करोगे। तो आई थिंक सो दैट इज and to some extent people who are relying on this to happen perpetually have to rethink कि ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? सो ये जो ये है कि मार्केट एक्सेस बहुत बड़ा है, ग्रोथ बहुत बड़ी है, कोई बात नहीं, अगर हमने 900,000 करोड़ का लॉस कर दिया तो क्या हो गया, हम 2 बिलियन से 3 बिलियन पे पहुंच गए और एक अनदर 1000 करोड़ रेस कर लेंगे। बट ये हमेशा नहीं चल सकता ना, इसका एक कभी कभी बहुत लंबा ये साइकिल चल सकता है, ये 10 साल भी चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है, कभी कभी ये सिर्फ 2 साल 3 साल में ही रुक जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस विंटर विच वी आर सीइंग हैज कम मच अर्लियर देन व्हाट पीपल हैव एक्सपेक्टेड। It would change again in some period of time. So we should not, I look at these things in a 2-decade kind of a time frame, what could happen. But one thing you remember, you talked about the trust. Remember this, India still lives not in this top 25 cities, right? It lives across the length and breadth of the company. Financial services is a factor of a trust, right? So SBI Life, after LIC, is the second largest life insurance company. आप पब्लिक में सर्वे कर लीजिए और उनसे पूछिए एसबीआई का जॉइंट वेंचर पार्टनर कौन है। 90% पीपल वुड थिंक एसबीआई लाइफ इज एसबीआई लाइफ बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस करती है, लिटिल रियलाइजिंग कि वो एसबीआई लाइफ में लाइफ इज ए जॉइंट वेंचर पार्टनर। बट वो एसबीआई का नाम बिकता है, इसका मतलब भारत सरकार को पैसा देते हैं लोग ये मान के चलते हैं कि एसबीआई को पैसा दिया तो भाई मेरा पैसा वापस आ जाएगा। सो जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में इतना अच्छा हो गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई। कोई भी प्राइवेट पार्टी हिंदुस्तान में रोड बना के पैसे कमा के नहीं निकल सकती है, बट जब ये पार्टनरशिप आई ना, देन दैट्स व्हाई आप ये फोटो देखते रहते हैं, ग्रेट रोड, ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली से मैं आगरा पहुंच जाता हूँ आज के दिन में 1.5 घंटे में, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आई। फिनटेक्स and the public infrastructure, it can be a PSU, it can be a large bank, unless they will tie themselves down and collaborate to partner, it is very either or. Conventional banks ho, conventional NBFCs ho, or new generation fintech ho, they have to tie it by the hip, because one owns the trust, other owns the innovation, and the combination of trust and innovation is what would inclusion would be. No, तो फिर इसमें एक और चक्कर आता है, इसमें एक और, मोहित आप कुछ ऐड करिएगा, बट मेरा सवाल है, जिस ट्रस्ट की बात हो रही है, ट्रस्ट इज अ मेन इशू हियर। ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप उसी को सर्विस देते हैं, और ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप सर्विस देने के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम आती है और उसको रिजॉल्व कर देते हैं। आप एक फोन पर उसके अकाउंट खोल देते हैं, आप एक फोन पर उससे लाखों के पेमेंट करवा देते हैं, आप एक फोन पर उसको हजारों का बीमा दे देते हैं, आप एक फोन पर उसकी वेल्थ क्रिएट कर देते हैं, लेकिन जब उसी फोन पर उसके साथ फ्रॉड होता है तो आप ही उसको थाने के चक्कर भी लगवा देते हैं। वो ये पूछता है आपसे कि भाई मैंने घर बैठे आपसे सारी सर्विसेज ली, आप मेरे डिस्प्यूट का रेड्रेसल घर बैठे क्यों नहीं दे सकते? क्या इस बारे में आप कुछ सोच रहे हैं? गौरव, तो मैं पहले वाला जो आपका प्रश्न था उस पर एक पॉइंट रखना चाहूँगा। आपने बोला था कि इंटरनेट यूसेज जो है उसका डेटा महंगा हो गया। मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूँगा यहाँ पर। 2016 में डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था। उस टाइम भारत में पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन जो भारत की रैंक थी वो थी 122-123 देशों में। आज भारत की रैंक है नंबर 1 ऑन पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन। भारत में जितना डेटा कंज्यूम हो रहा है वो यूएस और चाइना दोनों को मिला लेंगे तो उससे ज़्यादा डेटा भारत में कंज्यूम हो रहा है। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं भारत में, जो कि चाइना के बाद दूसरा नंबर है, और हर सेकंड भारत में 3 लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, और उसमें से 2 भारत के गांवों से आ रहे हैं, और दुनिया की 11% आबादी भारत के गांवों में रहती है। तो आप सोच सकते हैं किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और किस तरह से लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं। तो इंटरनेट का जो यूसेज है और जो डेटा की कॉस्ट है गौरव, वो इंडिया में इतनी चीप है कि इसका पेनिट्रेशन एक अकल्पनीय है जिस तरह से हो रहा है। जहाँ तक बात आती है कि जब आप इस तरह से नेट को फैलाएंगे तो फ्रॉड्स होंगे।
आपको उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। रेगुलेटर्स को जो ओम्बड्समैन मैकेनिज्म है, जो कि सेबी के पास में भी आज स्कोर्स का एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई का ओम्बड्समैन होता है, पर उन्हें चाहिए कि छोटे छोटे शहरों में कुछ छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हों, छोटे सेंटर्स हों जहां पर लोग जाकर अपने कंप्लेंट्स को अच्छे से एड्रेस कर पाएँ, या फिर कुछ इंटरनेट पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो पूरी फिनटेक व्यवस्था के लिए, चाहे वो लैंडिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से, वेल से, कहीं पर भी हो, आप अपनी कंप्लेंट को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे आप जाकर लॉग इन कर और उसका सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। और जहाँ पर सिक्योरिटी फ्रॉड की बात आती है, मुझे लगता है कि काफ़ी काम हो रहा है यहाँ पर यूआईडीआई की तरफ से आधार को सुचारू बनाने के लिए, बैंकिंग सुविधा को सुचारू बनाने के लिए। इनफैक्ट जो काम चल रहा है गौरव अभी, जो आपका यूपीआई मैकेनिज्म है, थोड़े टाइम में वो बिना इंटरनेट के भी चलने लगेगा, फ़ोन के बेसिक इंफ्रा पे, सिर्फ आपके सिम कार्ड के ऊपर। तो बहुत कुछ हो रहा है इस पर मुझे लगता है कि स्टेप्स हमेशा कम लगेंगे भारत की आबादी को देखते हुए और इसके यूसेज की स्केल और वेलोसिटी को देखते हुए। तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे लगता है इसे एड्रेस किया जा रहा है। बेसिक जो यहाँ पर समझ हमारी ये बनती है पंकज, वो ये बनती है कि एक तो डिजिटल पेनिट्रेशन, तभी फिनटेक सर्वाइव कर पाएंगे, और जैसे कि कह रहे हैं कि उसके बियॉन्ड भी हम जाकर कुछ सोच सकें और लोगों को ला सकें इस प्लेटफॉर्म पर, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आम लोगों को ये लगना चाहिए कि जिस ऐप के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे वो बड़े बड़े बॉन्ड पेपर्स पे साइन करके करते हैं, और ये ट्रस्ट समय के साथ बिल्ड होगा। सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट गौरव बात इसमें यही है कि आज की डेट में आप देखेंगे ना, अपना इंडिया एज अ कंट्री इज़ अ यंग कंट्री, सो बेसिकली अडॉप्शन तो ऑब्वियसली है। आज की डेट में अगर आप कंज्यूमर एक्सपीरियंस जो हम देखते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट्स पे, ऑल द बिग साइट्स ऑन दिस कंट्री विच वी स्टार्टेड शॉपिंग राइट in 2014 when Amazon started right in Indian operations, they just served 10% of the pin codes. Today serve about 94% of the pin codes. They can deliver goods anywhere. I can shop anywhere. So ये जो हम आपसे 20 साल पहले अपनी किताबों में सुनते थे ना 4 P's of marketing and all, अब ये सब 4A में convert हो गया, anytime, anywhere, anyone, anything, right? So 4A's is the new concept. See, as a consumer, मैं अगर 25 साल का लड़का हूँ या जेंडर बायस नहीं लेंगे, मतलब एनीबडी आई एम देइंग 25 years, आई जस्ट नीड टू शॉप विद इन 20 seconds, 60 seconds, 150 seconds. आई टॉक टुडे सेकेंड्स. सो सेकेंड्स में आपका जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस ऐप पे दिखता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो वहाँ से स्टार्ट होता है आपका सबसे पहला ड्राइव. वहाँ से आप कस्टमर को इन्वॉल्व करते हो. जैसे जैसे अब हम प्रोसेस में आगे जा रहे हैं, सी दीज आर थिंग्स विच विल फिक्स्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन नॉट बी फिक्स्ड day one. So what will start, the journey has started, digital payments, everybody, right from a shopkeeper to maids, everybody is adoption, right? This is adoption. And this will keep growing because see 900 million debit cards जन धन के हमने 2016 में कर दिए थे, ठीक है? Basically that's the number at that time, we were 900 million debit cards right now in the country. So unbanked का तो फंडा ही नहीं है इंडिया में, मोटा मोटा underbanked is the problem. So people who have a capacity of 100 rupees, they are banking on 10 rupees. The more your per capita income will start increasing, you will see these transactions will move forward. So that's the way I would say it will start with adoption, consumer experience, move to service level issues that you have articulated, for which all the digital lending frameworks have already been designed. ठीक है. अच्छा, यहाँ ऑडियंस में से अगर कोई सवाल लेना चाहे फिनटेक के बारे में तो प्लीज आप बताइएगा. प्लीज माइक पास ऑन कर दीजिए यहाँ पर. ओके सर, मैं आता हूँ आपके पास. फर्स्ट ईयर देन सेकंड यू सर. प्लीज माइक दीजिए. उधर उधर. Hello. या प्लीज. हिमाली. So when it comes to distribution of mutual funds, today mutual fund companies are heavily dependent on the fintech's model of distribution. Now, if you see mutual fund as a industry is still evolving, given that SEBI and MFIC keep coming up with new regulations. And because of that, my question is, how is fintechs adapting to this constant change by the MFI when it comes to MF distribution model? किससे है ये सवाल आपका? Sir, anyone? अच्छा, anyone who wants to answer it. प्लीज. हम म्यूचुअल फंड में ही काम करते हैं तो आई विल टेक दैट हिमाली. तो देखिए 1993 से 2003 तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM हुआ 10 लाख करोड़. 21 साल लगे, करीब 20 साल, 21 साल. 2003 से आज जब हम बैठे हैं तो इंडस्ट्री का AUM है 40 लाख करोड़.
और इसमें से जो 20 लाख करोड़ है वो पिछले 5-7 सालों के अंदर में जुड़े हैं। तो आप जब देखेंगे जो डिजिटल भारत की जर्नी है 2015-16 के बाद की जो जर्नी है, जब से आपका ये पूरा पेमेंट सिस्टम और सारा एवोल्यूशन हुआ, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आए वो सब 2017 के बाद आए हैं, राइट। और सेबी की रेगुलेशंस भी 2017 के बाद में काफ़ी ओपन हुई हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तो जो इंक्लूजन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेकर आए हैं इस इंडस्ट्री में, वो मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बून साबित हुआ है। जितना अवेयरनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने जिस कदर मार्केटिंग की है, जिस कदर से डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शोर किया है मार्केट्स में जाकर, जगह जगह आप जाइए, आपको जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके एड्स दिखेंगे। चाहे आप यूट्यूब पे कोई भी चैनल खोल लीजिए, आपको नीचे एक डिजिटल वेल्थ प्लेयर का ऐड दिख जाएगा वहाँ पर, राइट। तो ये जो अवेयरनेस आई है ये पूरा इन्हीं नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से आई है। सेबी ने एक अच्छी बात ये की है कि इन सबको छूट दी है पूरी तरह से ऑपरेट करने की। हालांकि रेगुलेशंस में आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजरी रेगुलेशंस में अभी भी काफ़ी जगह कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, ग्रे मैटर्स हैं। उसको लेकर सेबी का एक नया ड्राफ्ट रेगुलेशन आया हुआ है जो कि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होगा ईओपी प्लेटफॉर्म्स को लेकर, यानी एग्जीक्यूशन ओनली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तो वो रेगुलेशन जैसे ही आता है, मुझे लगता है अगले 3 महीने की बात है वो, उसके आने के बाद ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये और ज़्यादा खुल जाएगा और जितने भी डिजिटल ऑनलाइन प्लेयर्स हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें पूरी तरह से पूरी छूट के साथ में ऑपरेट करने की और ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी और थोड़ा सा शायद पैसा बनाने की सहूलियत भी थोड़ा सा ये थोड़ा सा। सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे, सर को माइक दीजिए प्लीज। इधर इस तरफ। सर प्लीज अपने परिचय के साथ अपना सवाल पूछिए। I'll introduce myself. I'm Dr. Wilfred Monteiro, Independent Director and Strategy Management Consultant. I'm trying to link 3 points, which is the subject of this. You speak of fintech, which is digital enabled. Okay, you speak of financial freedom. See, the greatest bondage is ignorance. And so, can we link the 2 points and say, can fintech be used for educating retail investors who are the most gullible in the financial sector market? Nice question. Who wants to answer? Just to finish it, because see, all digital now outreach should be benign and social re-engineering oriented. Right now, it is only oppressive telemarketing, please. Could we have the shift from the negative side to the positive side? Thank you. Sachin? Yep. Sachin. I'll maybe answer. Sir, Acha, I'll come to you. Both of you will answer. First, Sachin. एक बड़ी प्रॉब्लम पिछले 3 दशक में हुई है हमारे देश में, जहाँ पे भारत सरकार ने ये मान लिया कि प्राइवेटाइजेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन है, राइट। नाउ बिल्कुल है, लेकिन आपको ये भी तो है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि जो लोग प्राइवेट पार्टी पैसे लगा रही है उनको पैसा कमाना है, तो प्रॉफिट मोटिव इज़ द ओनली मोटिव। चाहे वो कोई वेंचर कैपिटल फंड हो, एंजल फंड हो, प्राइवेट इक्विटी फंड हो, फैमिली ऑफिसेस हो, अल्टीमेटली they are providing capital. Forget about the valuation, forget about it. Finally, to make an X return on their equity investment. And that's why infrastructure related solutions has to remain the domain of, the public institution, which is taxpayers' money, right? So India mein healthcare in last, 3 decades have deteriorated, education have deteriorated, to large extent, infrastructure around many other things have deteriorated because government decided that everything private can do. So when it comes to investor awareness, investor education program, how the gullible investor cannot think, I can guarantee you no fintech have the capacity or the money or the intent to do that job. That is the role of, the regulators and government can collect a cess, use that cess to then promote that. But this expectation that private sector, fintechs and banks and NBFC or asset management platform would protect the investor, I think so is far-fetched. ओके पंकज, आप भी कुछ बताना चाह रहे थे, और वो जो उनका रिटेल इन्वेस्टर को लेकर एक सवाल था कि क्या फिनटेक उनको कैसे एडुकेट कर सकते हैं? आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पहले कि एक तो
सर वी आर सेंडिंग द माइक, प्लीज आप पंकज बोलते रहिए तब तक। पंकज आप जवाब देते, आप प्लीज बोलते रहिए। हाँ सर, Response to my question is that private sector thinks of an ROI, right? It is quite erroneous because see, private sector when they educate customers, you will have a wider customer base making a more studied decisions, and you are actually like a farmer fertilizing the soil. ओके ओके See, it is true that they have a short sight. Government should outreach using taxpayers' money. But the crux is, it is definitely a form of surrogate marketing to educate the customer in his interest, which in turn has a payback to the marketeer itself. Thank you. थैंक यू सर, प्लीज। So I think the question is very valid in terms of, see, most of the companies that operate, they look at ROIs, profitability, making money on the consumer. They treat consumer as a source to make money, right? But I'll tell you, this is one hindsight. Second hindsight, for example, if you look at how the market is operating. Now today you have a credit score, for example. So everybody, it's about credit awareness at the end of the day. You have to use credit meticulously to make sure that next time you get better off. So if I use 100 rupees today, I need to get 500 rupees 2 years from now. For that, the most important thing is that consumer should be aware that he has to pay on time without delaying his payments. So when you do this, it's not going to be an easy fix. What we are seeing in our credit score metrics, because we do free for, we don't charge the consumer. Experian also, Cipil also today have given a lot of plans where consumers are giving a lot of free credit scores. Every day they can track what is the credit score, and we will give them the insights in terms of how to improve those credit scores, because it's a long journey for credit fitness. And once you get credit fitness, you will get credit, and then you will get leverage out of it. Otherwise, that's an important socio-cum ROI based fundamentals that the companies have started building on the financial inclusion side. ओके, आई थिंक यू गॉट द आंसर सर। बट मैं अब फिनटेक इंडस्ट्री के अगर रोल मॉडल्स पे आऊं, सक्सेस स्टोरी के ऊपर आऊं, तो वी हैव ज़ीरोधा विच इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनटेक। वरुण, क्या ज़ीरोधा जैसी सक्सेस स्टोरीज आने वाले दिनों में हम और देखेंगे फिनटेक इंडस्ट्री में, या अभी चैलेंजेस हैं? सी, ज़ीरोधा सक्सेस स्टोरी इसलिए है क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल सॉलिड है और उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी वाज परफेक्ट। क्या ज़ीरोधा कोई पब्लिक एंटिटी नहीं बना सकती थी? बिल्कुल बना सकती थी। सो आई थिंक सक्सेस विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इज द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक एज द मार्केट इवॉल्व्स, consumer demands change, innovation will happen, new business model will emerge. Some of those business model will hit the nail on the head, और वो सारे business model जो कुछ नया ऑफर कर रहे हैं या नए तरीके से ऑफर कर रहे हैं, चाहे पुरानी चीज को ऑफर कर रहे हो, उनमें आपको बिल्कुल सक्सेस मिलने के चांस हैं। आज हम बोलते हैं कि फिनटेक्स पैसा कैसे बनाएंगी, लेकिन ज़ीरोधा बहुत पैसे बना रहा है। आप जोहो जैसी कंपनीज को देखते हैं जो सैस प्लेटफॉर्म है, वो भी पैसा बना रही है। तो ये एक इंडस्ट्री एग्नोस्टिक होता है, पैसा बनाना ये एक कला है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की कला है। अगर आप उसे ठीक से सॉल्व करते हैं, फिनटेक कम्युनिटी में मुझे नहीं पता मतलब कितने यहाँ सहमत होंगे, एक कहावत है, कहते हैं कि अगर आप लास्ट माइल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके पास यूजर्स आ रहे हैं और आप कुछ उनको लेके आ रहे हैं, आप उनके साथ पैसा हमेशा बना सकते हैं। सो आप जैसे हम पेटीएम की बात कर रहे थे पहले, राइट, यूजर को लेके आना, आज उनके साथ उनकी कम से कम 1000 करोड़ महीने की लेंडिंग होती है। तो पैसा बन सकता है दो तरीके से, या तो आप ज़ीरोधा जैसी कंपनियों की शुरू से ही प्रूडेंट रहें और पैसा बनाएं, या आप किसी अन्य फिनटेक की तरह हो सकती हैं जो आप एक यूजर की एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करें जहां उस पर पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन एक बार यूजर आ गया तो जो कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस सेल या अपसेल का, आप उसके थ्रू पैसा बनाएं। एंड आई थिंक बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं इंडिया में। अभी टेक स्टैक बन रहा है, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे नई इनोवेशंस आ रही हैं, पहले आधार आया, फिर एपीआई आया, अब ओएनडीसी प्लेटफॉर्म आ रहा है। ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे स्टैक्स फिनटेक को रेवोल्यूशनाइज करेंगे कि यहाँ इसके ऊपर चढ़ के कुछ नए प्रोडक्ट या नए तरीके से पुराने प्रोडक्ट बेहतर बनाए, जिनमें जरूर पैसा बनाने की उम्मीद है। नहीं, हाँ सचिन प्लीज। तो मैंने स्टार्ट किया था कि ये जो आर्टिफिशियल डिवीजन ऑफ फिनटेक एंड नॉन फिनटेक्स है, सो एक्चुअली इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिनटेक, जो कभी भी उसका आप क्वार्टरली रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, बोलता ही नहीं कि मैं फिनटेक हूँ, लेकिन उसका ट्रेडिंग मल्टीपल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान के सारे बैंक सारे फिनटेक से बेटर है, विच इज बजाज फाइनेंस, राइट। बजाज फाइनेंस कंसिस्टेंटली
4 टाइम to 6 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन क्रेडिट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज वो बहुत पावरफुल फिनटेक है. सो ये है एक्चुअली द की, दैट ये आर्टिफिशियल डिफरेंस जो है ना कि फिनटेक है इसलिए कर सकता है, ये नहीं है. फाइनली द बिजनेस मॉडल हैज टू बी फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग, and it is not that you can't burn cash. There are certain businesses who take time to get to the break even, but I has to be clearly there. The core problem is this excess liquidity of getting capital on the metrics which are not real and not converging into final, cash delivery into the business. If you do that, then obviously there is not a problem. ओके, लेंडिंग की बजाज फिनटेक की आपने बात की, बजाज फाइनेंसेस की, और वो भी लेंडिंग में बहुत है. लेंडिंग की हमने बड़ी बातें की हैं मोहित, लेकिन लेंडिंग के अलावा बहुत और भी बातें हैं. और कौन से एवेन्यूज आपको लगते हैं फिनटेक्स में जिन पर और ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि आप किसी यूनिकनेस के साथ आते हैं, यूएसपी कुछ होती है, फिर आप आते हैं, फिर देन अगेन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल आप शुरू करते हैं, पुराने प्रोडक्ट्स को आप नए तरीके से लाते हैं और बेचना शुरू करते हैं. वो सारी चीज़ें तो हम फिनटेक में देख रहे हैं और डे बाई डे देख रहे हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि लेंडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और शायद लेंडिंग में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी है अगर रेवेन्यू साइड पे देखें तो उसके अलावा आपको लगता है कहीं एक और कोई यूएसपी क्रिएट की जा सकती है जिस पर अभी हम ध्यान नहीं दे रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं वो एक जो बोलते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, राइट? तो यहाँ पर हम इंडस्ट्री लीडर्स, मार्केट विनर्स की बात कर रहे हैं जो कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं. हाँ, तो और कोई बुराई नहीं है इसमें. आप अपनी सहूलियत से सब अपना अपना एक क्या बोलते हैं आदर्श रखते हैं कि किस तरह से आप देखना चाहते हैं. बट जो हमने ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक नाम लिया, वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का मतलब ही कमांड्स ऑलमोस्ट 50% प्लस वॉल्यूम्स ऑफ द ब्रोकिंग इंडस्ट्री, राइट? और वो इंडिया में सबसे पहले थे जिन्होंने पायरनियर किया लो कॉस्ट ब्रोकिंग को पूरा डिजिटाइज करके एक बहुत ही अच्छी यूज़र जर्नी देने को, राइट? बजाज की हमने बात की यहाँ पर, लॉन्ग लास्टिंग कंपनी, गुड पेडिग्री, ह्यूज रिसोर्सेज, ह्यूज कैपिटल, एवरीथिंग, राइट? पर इस तरह के विनर्स जो हैं गौरव, वो बहुत ज़्यादा नहीं है इंडस्ट्री में. जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ 9000 फिनटेक्स हैं इंडिया में, शायद हमारी बात हो रही थी पहले पीछे, उसमें से कुछ 1800 के करीब ही हैं जिनको फंडिंग मिला है, और टोटल फंडिंग को 33 बिलियन का. और ये जितने भी फंडिंग वाली फिनटेक्स हैं सब के सब लॉस में है. अभी तक इनमें से कोई भी प्रॉफिट में नहीं है, चाहे वो लेंडिंग में हो, इंश्योरटेक में हो, वेल्थ में हो, कहीं पर भी हो. लेंडिंग में फिर भी पैसा बनाना आसान होता है बिकॉज आपके पास में एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है. आपने 10 पे लिया, 14 पे दे दिया, आपने 4% बना लिया, उसमें से आपने अपने खर्चे निकाल लिए. बट जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्पेशली वेल्थ इंडस्ट्री, वहाँ पर जिस तरह के सेबी के रेगुलेशंस हैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से आता हूँ, बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करती है, बहुत ही वेफर थिन मार्जिन पे काम करती है, और वहाँ पर अमूमन गेम वॉल्यूम का हो चुका है अब, राइट? इसीलिए जीरोधा शायद वो गेम जीत चुका है क्योंकि वो ब्रोकिंग में है. बट अगर आप म्यूचुअल फंड और पर्सनल फाइनेंस की तरफ आएंगे तो वहाँ पर मार्जिन बहुत कम है. इंश्योरेंस, वहाँ पर रेगुलेटर हालांकि अभी तक इतना नहीं हो पाया है सजग इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज और कमीशंस, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन का स्कोप भी है वहाँ पर. हालांकि वहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है. तो कहीं पर प्रॉफिटेबिलिटी है, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं है, कहीं पर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे लगता है कि इंडस्ट्री ठीक तरह से आगे चल रही है और शायद सबको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी. नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि और जीरोधा और बजाज फाइनेंसेस ऐसे क्रिएट हो आने वाले दिनों में. फिलहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और न केवल कंज्यूमर साइड बल्कि बिजनेस साइड और फिनटेक साइड भी बताने के लिए कि आगे क्या चैलेंजेस दिखते हैं और आगे कैसे इसको आगे लेकर जा सकते हैं. थैंक यू. थैंक्स प्रियंका. थैंक यू सो मच गौरव. थैंक यू पैनलिस्ट. मतलब आपकी बातचीत का मैं कहूँगी लब्बो लबाब ये निकला कि ग्लास अभी आधा भरा है और आधा खाली है, यानी बहुत कुछ हुआ है पर कुछ और होने की बहुत सारी गुंजाइशें हैं, और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं. धन्यवाद आप सभी का. आप सभी मंच पर बने रहें प्लीज़, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने वक्त निकाला, हम आपको एक छोटा सा मोमेंटो अपनी तरफ से देना चाहते हैं. आई वुड लाइक टू इन्वाइट Shri Bhushan Kot, Business Head, TV9 Marathi, to come on stage and felicitate our panelists.
applause for our panelists, for Gaurav, for Money9. Thank you so much, gentlemen, for this wonderful conversation.